हेलो एवरीवन, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स कॉस एकेडमी पे। तो बेटा हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, सीजीएल 2023 का जो सीजीएल का 14 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी वो वाला पेपर हम यहां पे देखेंगे। वो 25 क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार मैंने आपको बोला है कि सीजीएल जो होता है या एसएससी अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। आपके हो सकता है यही क्वेश्चन किसी और एग्जाम में आ जाए, तो ये सीरीज आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी सीरीज देखना। टेस्ट के फॉर्मेट में हम देखेंगे, मतलब हम यहाँ पे अटेम्प्ट करते जाएंगे, देखते जाएंगे और उसके सॉल्यूशंस देखते जाएंगे कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, यहां पे एक किताब का नाम दे रखा है मच्छी कटिका करके, है ना। मच्छी कटिका जो किताब है वो किताब किसके द्वारा लिखी जाएगी, उसके रचयिता जो हैं वो कौन होंगे, उसके लेखक कौन होंगे। तो यहां पे याद रखना, ये जो मच्छी कटिका किताब लिखी गई थी बेटा, ये किताब लिखी जाएगी आपके शूद्रका के द्वारा। शूद्रका के द्वारा ये किताब जो है वो आपका लिखी जाएगी। मतलब ऑप्शन जो बी है ना, बी ऑप्शन जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट्स वगैरह अगर किसी को लेने तो बेटा लेते जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे, अच्छा इसका सॉल्यूशन भी देख लो। ये मच्छी कटिका जो किताब है ना, द लिटिल क्ले ऑफ कार्ट, द लिटिल क्ले कार्ट, मतलब मिट्टी से बना हुआ जो एक आपका बैलगाड़ी होती है, वो मच्छी कटिका का नाम मतलब है, ठीक है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई 2nd सेंचुरी में। ये एक प्रेम कथा है, ये एक लव स्टोरी है। किस किस के बीच में, आपका चारुदत्त करके एक पाटलिपुत्र का एक लड़का हुआ करता था, यंग आदमी हुआ करता था, और वसंत सेन करके एक आपकी फीमेल हुआ करती थी। उनके बीच की जो ये प्रेम कथा है वो है आपका मच्छी कटिका करके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है रेड अलगी जो है ना, ये इनमें से क्या नाम है रेड अलगी का। तो बेटा आर से आर को मैच कर लेना, खत्म हो जाएगा। रेड अलगी क्या है, रोडोफाइसिन, है ना। रोडोफाइसिन को हम क्या बोलते हैं, रेड अलगी, ठीक है। जैसे क्लोरो करके मैंने बताया था हरा, साइनो करके मैंने बताया था आपका ब्लू ग्रीन अलगी, तो ऐसे ही आपका रोडो जो है वो आपका क्या है, रेड अलगी। मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बिपिन सिंह करके आपके एक व्यक्ति हैं। ये जो बिपिन सिंह जो हैं आपके, इन्हें पुरस्कार मिला, कौन सा, नृत्य आचार्य अवार्ड, है ना। नृत्य आचार्य अवार्ड मिला। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा अवार्ड दिया गया। इन्हें कालिदास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। और ये जो आपके हैं ये एक डांसर हैं, है ना। डांसर हैं कौन से, ये आपके क्लासिकल डांसर हैं, शास्त्रीय नृत्यकार हैं ये आपके। तो पूछा गया है कि ये कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म से आपसे रिलेट करते हैं। बट आपको बहुत बार मैंने बताया है, क्लासिकल डांस फॉर्म से बार बार आपका क्वेश्चन बनता है, बार बार आपका क्वेश्चन बनता है क्लासिकल डांस फॉर्म पे। और मैंने बताया भी है आपको, एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया, मैंने आपको क्लासिकल डांस फॉर्म्स के नाम बताए हैं, कौन से राज्य से आपके संबंधित हैं वो मैंने आपको बताया। आई बटन में मैं आपका लगा दूंगा शॉर्ट, लेकिन वो जरूर देख लेना, ठीक है। चलो अब ये जो है ना वो आपके कौन से डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म से संबंधित है, वो है आपका मणिपुरी डांस, है ना। मणिपुरी जो मणिपुर की तरफ होता है, शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, उससे रिलेटेड है आपके गुरु बिपिन सिंह जी, ठीक है। चलो गुरु बिपिन सिंह जी का हम फोटो भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो है वो आपके गुरु बिपिन सिंह जी जो है, नेट से मैंने जो भी आपको ये इमेज मिली है ना। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 1528 में, 1528 में कौन आपका युद्ध में, बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी के युद्ध में हार गया। तो बेटा यहाँ पे पहली चीज, चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। सर चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा ना, जो हारा था वो कौन था, मेदिनी राय हारा था, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब बेटा बात आती है मेदिनी राय कहाँ का राजा था, चंदेरी का। चंदेरी अभी कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। सर चंदेरी बिलोंग करता है आपका अभी करंट में मध्य प्रदेश से, एमपी से बिलोंग करता है चंदेरी। ये चीज आपको समझ में आई। चलो अब बाबर के जो आपके इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो हम देख लेते हैं। बाबर का पहला युद्ध जो भारत में था 1526 में, पानीपत, पानीपत का बैटल। बाबर ने किसे हराया था, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को हराया था। 1527 में अगले साल बाबर का युद्ध था, बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया, बाबर ने हराया था राणा सांगा को।
बाबर ने हराया राणा सांगा को। 1528 में चंदेरी का युद्ध हमने देख ही लिया। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने कैसे हराया आपका मेदिनी राय को। 1529 1529 बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया महमूद लोधी को। ठीक है, तो ये बाबर के इंपॉर्टेंट 4 युद्ध थे जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। वो चारों युद्ध हमने देख लिए, किस किस के बीच हुए, किसने किसे हराया, वो सारी चीजें हमने यहाँ से देख ली। बाबर के बारे में एक और चीज आप याद रखना, बाबर ने शाहरुख नाम के एक सिक्के चलवाए थे। यहाँ पे 2 पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, वो याद रखना। बाबर ने जब पानीपत का युद्ध जीता था तो बाबर ने शाहरुख नाम के आपके कॉइन्स चलवाए थे। शाहरुख नाम के कॉइन्स चलवाए थे बाबर ने जब बाबर आपके पानीपत का युद्ध जीतेंगे। सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे, चांदी के सिक्के हुआ करते थे, रजत मुद्राएं कह सकते हैं आपके, ये हुआ करती थी। ठीक है, दूसरी चीज, बाबर ने 1527 में जो खानवा का युद्ध जीता, खानवा का युद्ध जीत के बाबर ने एक टाइटल लिया था जो था आपका गाजी। खानवा का युद्ध जीत के बाबर ने जो उपाधि ली थी वो किसकी थी, गाजी की उपाधि। तो ये पॉइंट आपके याद रखना बाबर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पे जो ऑप्शन बी होगा वो आपका सही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कन्वे द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो आपका रिपब्लिक शब्द है, गणराज्य जो शब्द है आपका, गणतंत्र गणराज्य जो शब्द है, उसका क्या मतलब है। तो बेटा देखो यहां पे आप समझना, हम रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एनेक्ट हुआ था, संविधान लागू हुआ था कब, 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को जब आपका संविधान लागू हुआ तब आप क्या कहलाए, गणतंत्र या रिपब्लिक कहलाए। तो गणतंत्र या रिपब्लिक होने के लिए एक पहली कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन होना, आपका संविधान होना, चाहे वो लिखा हुआ हो या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन संविधान होना जरूरी है। गणतंत्र के लिए दूसरी जो कंडीशन होती है वो होता है इलेक्टेड हेड। इलेक्टेड हेड है ना, राज्य का निर्वाचित अध्यक्ष है ना, वो किसी समुदाय से नहीं होगा, किसी आपके परिवार से या किसी आपकी जाति धर्म से नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आपका चुनाव लड़के, चुनाव का प्रोसीजर अलग हो सकता है, इलेक्शन का प्रोसीजर जो होता है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो चुना हुआ अध्यक्ष होगा राज्य का मतलब भारत का जो चुना हुआ अध्यक्ष होगा, तभी भारत आपका रिपब्लिक या गणतंत्र कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन वाली तो नहीं है, हाँ हेड की दे रखी है, क्या है आपका इलेक्टेड हेड, निर्वाचित अध्यक्ष। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको रिपब्लिक की क्या कंडीशंस होती हैं, है ना। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट पढ़ना है और देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसमें से गलत है, आपका रॉन्ग है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। पहला बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन ऑफ द मटेरियल विद इन द बॉडी ऑफ द वाटर एंड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो बोल रहा है कि आपका जो विद इन द मतलब पानी के बहाव से, पानी की सतह पे, पानी के आपके आसपास जो है छोटे छोटे पत्थर टूट के इकट्ठे होने लगते हैं और वो इकट्ठे होके जमने लगते हैं, और वो जो इकट्ठे होके जो जम जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टाने। बिल्कुल सही है भाई, ये तो आपका ऐसे ही होता है, सेडिमेंट्री रॉक हम उन्हीं को बोलते हैं, अवसादों को। अवसाद किससे टूटते हैं, या तो हवा से या पानी से, और वो इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होकर वो जमने लगते हैं, उसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। चलो ये वाला सही है। ठीक है, पैकाल रॉक, पैकाल रॉक के बारे में मैंने नहीं पढ़ा, मैं छोड़ देता हूं इसे। अगला मैं देखता हूं, इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड थ्रू द कूलिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ठीक है, जो आपका मैग्मा जब ज्वालामुखी फटता है तो वहां से जो आपका लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, वो जब जम जाता है तो वो आपका हम क्या बोल देते हैं, उसे हम आपका इग्नियस रॉक। उससे जो आपके जो चट्टाने बनती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय चट्टाने, है ना, वो जो आपका इग्नियस रॉक होती हैं। ये वाला भी आपका सही है।
चलो अगला हम देखते हैं। अगला क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक मे बी फॉर्म्ड सिंपली बाय बीइंग अ डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड ग्रेट प्रेशर ऑफ द रॉक लेयर अबव इट। वो बोल रहा है कि जब आपका हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और अर्थ की कई लेयर्स के नीचे जब वो आपकी चट्टानें दब जाती हैं, उससे जो आपका चट्टानें बनती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होने हम बोलते हैं। तो बेटा ये भी आपका सही है। जब ये तीनों सही हैं तो कौन सा गलत होगा? ऑप्शन बी गलत होगा, है ना। ऑप्शन बी के बारे में मुझे पता भी नहीं था, मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने 3 ऑप्शन पढ़े, मुझे 100% श्योर है कि आपका पहला, तीसरा और चौथा सही है। बेटा ये हम कब से पढ़ते आ रहे हैं ज्योग्राफी में, तो जब ये तीनों सही हैं तो गलत कौन सा होगा? बी गलत होगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब देखो एसएससी क्या करना चाह रहा है, आप समझ रहे हो? एसएससी आपसे क्या करना चाह रहा है, क्वेश्चन वही पूछ रहा है बेटा, वही डाटा जो है उसी डाटा से घुमा घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस ये डाटा जो है वो समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ल्यूनिस कार्ल पॉल रिसीव उन्होंने किया नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के फील्ड में, और उनका जो रिसर्च था केमिकल बॉन्ड और इट्स एप्लीकेशन से रिलेटेड, है ना, और उसका जो स्ट्रक्चर था वो सारी चीज़ें बताई। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री से इस समय जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, यहाँ पे बार बार देखना, केमिस्ट्री से कोई फॉर्मूला वगैरह कम पूछ रहा है, केमिस्ट्री से नोबेल प्राइज बार बार आपका पूछ रहा है ना। केमिस्ट्री से नोबेल प्राइज आपका बार बार पूछ रहा है। तो यही नोबेल प्राइज इनसे पूछा कि आपका लुइस कार्ल पॉल करके जो है उन्हें नोबेल प्राइज कब मिला। तो ये बेटा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका 1954 में उन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा। ये केमिकल बॉन्ड स्ट्रक्चर के लिए नोबेल प्राइज मिलेगा। चलो अब यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताओगे, और ये क्वेश्चन बेटा मैंने कराया हुआ है, ये क्वेश्चन आप इस हफ्ते में ही किसी भी वीडियो को चेक करना और उसमें आपको ये मिलेगा कि केमिस्ट्री के फील्ड में जो आपका पहला नोबेल प्राइज था वो किस पर्सन को मिला। मैं आपको हिंट एक जरूर दे देता हूं, केमिस्ट्री के फील्ड में जो पहला नोबेल प्राइज मिला था वो 1901 में मिला था। ये मैंने आपको हिंट जरूर दे दिया कि केमिस्ट्री के फील्ड में जो पहला नोबेल प्राइज मिला था वो 1901 में मिला था। मैंने क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन कराया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि पहला नोबेल प्राइज किस पर्सन को मिला था। मैंने आंसर तो कर दिया आपको, 1901 में मिला था, पर्सन का नाम आप बताओगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है कि इंडो तिब्बतियन लैंग्वेज, ये जो आपको भाषाएं दे रखी हैं उसमें से तिब्बतियन बर्मीज लैंग्वेज, बर्मा यानी कि म्यांमार और तिब्बत, इन दोनों के कॉम्बिनेशन क्या होगा? बिल्कुल समझना, क्या आसामी हो सकती है? हाँ सर हो तो सकते हैं, क्योंकि आसाम जो है, आसाम के इस तरफ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, और यहाँ पे त्रिपुरा है, और इधर मेघालय है, और बीच में क्या है आपका, ये पूरा एरिया जो है वो असम का है। ये मुझे पता है। असम डायरेक्ट तो नहीं लगता आपका बर्मा से, लेकिन हाँ हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। त्रिपुरी हो सकती है, हाँ सर त्रिपुरा इधर आपके बर्मा से बॉर्डर शेयर करता है, त्रिपुरा का इधर बांग्लादेश से और इधर बर्मा से बॉर्डर शेयर करता है, हो सकती है। उड़िया हो सकती है, क्या उड़ीसा की लैंग्वेज है? कैसे हो सकती है बेटा, कोई चांस ही नहीं है उड़िया लैंग्वेज होने का, है ना। तुलु, सर तुलु के बारे में मुझे नहीं पता, बट हो सकता है तुलु आपका हो सकती है। लेकिन अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, त्रिपुरा डायरेक्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है, त्रिपुरा आपका डायरेक्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है आपका किससे, बर्मा से। तो यहाँ पे ये जो भाषा हो सकती है ना त्रिपुरी, वो तिब्बतो बर्मी हो सकती है। तिब्बत मतलब इसका पार्ट, हिमालयाज का पार्ट, हिमालयाज के तिब्बत वाले पोर्शन का पार्ट, और बर्मा का पार्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ना बेटा वो होगा आपका ऑप्शन बी, त्रिपुरी लैंग्वेज जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो मैंने लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं तुक्का लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने कंसेप्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं भी पता तो भी मैं चीज़ें ऑप्शन से डील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे डील हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो आपका इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बेटा जो इसका सही आंसर होगा ना वो होगा आपका 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड। 2 दिन और यहाँ पे बता रहा हूँ, याद रखना, इंटरनेशनल विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे कब सेलिब्रेट होता है आपका? 8 मार्च को। इंटरनेशनल विमेंस डे जो है वो
8 मार्च को सेलिब्रेट होता है। और नेशनल विमेंस डे, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब होता है आपका? 13 फरवरी को। ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है। इंटरनेशनल विमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन पर हो। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा था इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, आंसर क्या था आपका? 11 अक्टूबर, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपका। यहाँ पे फिशर क्वांटिटी थ्योरी जो है, ये फिशर क्वांटिटी थ्योरी जो है ये आपका फेमस इक्वेशन है, ये आपको इक्वेशन बतानी है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, यहाँ पे बोला जाता है कि अगर मार्केट में पैसे की सप्लाई, मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, मनी की सप्लाई क्या होती है? बढ़ जाती है, तो चीजों की जो कीमतें होती हैं, प्राइस जो होती है वो भी बढ़ जाती है। आपके पास ज्यादा पैसा है, आप ज्यादा पैसा पे कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। आपके पास पैसा कम है, आप कम पैसा पे करोगे। सिंपल चीज है, ज्यादा पैसा होगा ज्यादा पे करोगे, कम होगा तो कम पे करोगे। तो यही जो आपका कंसेप्ट है, यही जो सिद्धांत है, इसे हम क्या बोलते हैं? फिशर क्वांटिटी थ्योरी। कि जब पैसे की सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस भी जो है वो बढ़ती है ना। यहाँ पे MVPT है ना, M का मतलब मनी सप्लाई, V का मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, मनी का सप्लाई जो है कितनी तेजी से बढ़ रहा है उसे वेलोसिटी बोलते हैं। जब ये बढ़ता है तो प्राइस यानी कि कीमतें बढ़ती हैं और ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो बढ़ते हैं। T से ट्रांजैक्शन होगा, P से प्राइस होगा, T से ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सी जो है MV इज इक्वल टू PT, ये आपका सही इक्वेशन है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पूछा गया है, बट हम यहाँ पे डील कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स। एलिमेंट एक्स की बात कर रहा है जो सेकेंड पीरियड में आता है और आपका 17th ग्रुप में आता है। तो पूछ रहा है आपसे, अब देखो इस तरीके से आपका पीरियोडिक टेबल होती है, इस तरीके से कुछ पीरियोडिक टेबल होती थी, रफ आइडिया में दे रहा हूं आपको। ये जो होते थे वो मेरे क्या होते थे? पीरियड्स। पीरियड्स कितने होते थे? 7। और ये जो होते थे वो मेरे ग्रुप हुआ करते थे। ग्रुप कितने हुआ करते थे? 18। ठीक है, आपसे पूछ रहा है सेकंड पीरियड, तो मतलब 1 2 इस तरफ कहीं होगी, 17th आपका ग्रुप तो इस तरफ कहीं पे होगा। यहाँ पे ही आपका कुछ पूछ रहा है कि उसका जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, उसका एटॉमिक नंबर पूछा है। ठीक है, चलो मैं पीरियोडिक टेबल एक बार देख लेता हूँ और उस पीरियोडिक टेबल में मैं देख लूंगा आपका कि पीरियोडिक टेबल में ये क्या है, मेरे पीरियड्स हैं, और ये क्या है, मेरे कॉलम्स हैं। ठीक है, दोबारा हम देखते हैं कि आपका पीरियड्स और कॉलम, ये आपको पीरियड दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड्स होते हैं। और इधर आपको क्या दे रखे हैं? इधर आपको ग्रुप दे रखे हैं। तो 17th ग्रुप, देखो ये दे रखे ना 17th ग्रुप, और टोटल कितने होते हैं? 18 ग्रुप। तो मैं ये देखूंगा क्या होगा मेरा? फ्लोरीन। नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? 9। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। समझ में आया? इजी है ना। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो क्या होता है? आपका फ्लोरीन, है ना। चलो, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पूछ रहा है कंचनजुंगा। कंचनजुंगा सब डिवीजन जो है वो कौन से हिमालय का है? हिमालय को हम कई भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल हिमालय बोलते हैं, हम उसे नेपाल हिमालय बोलते हैं, है ना। पीर पांजाल बोलते हैं, पीर पांजाल रेंज है, धौलाधर रेंज है, ये आपने सुना होगा। पीर पांजाल रेंज कहाँ है? कश्मीर में। धौलाधर रेंज कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद कुमाऊं या गढ़वाल या आपकी मसूरी रेंज कहाँ है? सिक्किम, वो सॉरी आपका उत्तराखंड में। नेपाल हिमालय नेपाल में है। सिक्किम की तरफ आ जाता है आपका कौन सा? सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय।
ठीक है। तो अगर आपका कंचनजुंगा जो हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है, जो सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर आपका सिचुएटेड है, वो किसका पार्ट होगी बेटा? वो सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय की तो पार्ट होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे बोल रहा है कि 2022 में स्टेट गवर्नमेंट, अब देखो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का ऐसे मतलब ये जो क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2022 का। ये क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा, बस मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। इससे पढ़ने का या समझने का कुछ नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हो। ये जो आपका ये जो स्कीम थी ना वो वेस्ट बंगाल की थी, सॉरी ये जो स्कीम थी ना आपकी वो उड़ीसा की थी। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें सही आंसर होगा। स्किप करते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है कि आपका ये भी थोड़ा सा पुराना 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका यूज हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल जो हम दवाइयां बनाते हैं, भारत में जो दवाइयां बनती है वो फार्मास्यूटिकल जो है आपका दुनिया में कौन से लेवल पे हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आता है। तो यहाँ पे याद रखना 3rd नंबर पर आता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो दवाइयां बनती है। 3रे नंबर पर सबसे ज्यादा दवाइयां बनाता है आपका भारत बनाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी सा था या फिर ये भी आपका याद रखने वाला क्वेश्चन नहीं था, छोड़ देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। स्किप कर सकते हैं, बस एक आइडिया रखेंगे कि भारत टॉप 5 फार्मास्यूटिकल आपके उसमें आता है। चलो अगला ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया ट्राइबल डांस, लोक नृत्य, फोक डांसेस से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है आपका जिसमें क्या पूछा है 10 कठिया, 10 कठिया करके एक आपका ट्राइबल डांस है जो परफॉर्म किया जाता है, जो आपका परफॉर्म होता है जिसमें 2 आदमी जो होते हैं वो कहानियां सुनाते हैं, है ना, कहानियां सुनाते हैं। पुरानी जो आपकी गाथाएं होती हैं, हिस्टोरिक जो आपकी या आपका पैराटिक घटनाएं जो होती हैं उन्हें आपका दर्शाते हैं, ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं उन्हें आपका दर्शाते हैं। तो ये आपका जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है, कौन से स्टेट से ये रिलेटेड है? तो बेटा ये है आपका उड़ीसा से रिलेटेड। जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, उड़ीसा, है ना। तो याद रखेंगे इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वो आपसे क्या बोल रहा है? बिफोर द राइज ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, है ना, आधुनिक जो आपका उदय हुआ आधुनिकरण का, औद्योगिकरण का, जो आपका मॉडर्न इंडस्ट्री का उदय हुआ, उससे पहले इंडियन एक्सपोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफली मैन्युफैक्चरर्स लाइक, है ना, भारत में किस चीज का आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ करता था? बेटा पूरी दुनिया में भारत का जो कॉटन क्लोथ है वो फेमस था, भारत का जो सिल्क क्लोथ है वो फेमस था। उतना फाइन, उतना अच्छा कॉटन के या सिल्क के कपड़े पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते थे जो भारत में मिलते थे। भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। तो मॉडर्न इंडस्ट्री से पहले भारत जो है वो कॉटन और सिल्क फैब्रिक का एक्सपोर्ट किया करता था, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। यही रीज़न था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया हमारे साथ, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ से कॉटन लिया, वो कॉटन खरीदा हमारे यहाँ से, अपने घर ले गए, अपने यहाँ यूरोप ले जाएंगे, ब्रिटेन में ले जाएंगे, मैनचेस्टर में ले जाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे और यहाँ से कॉटन जो होगा उसके कपड़े बना के और हमारे ही मार्केट में हमें सेल करेंगे। तो हम जो कपड़े पहले खुद बनाते थे वो ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाएंगे, वहाँ से चीज़ें बना के सेल करेंगे। ठीक है, तो चलो ब्रिटिशर्स से पहले आपका जो फेमस था इंडिया का वो क्या था? आपका ऑप्शन डी, कॉटन एंड फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक जो था वो आपका इंडिया एक्सपोर्ट किया करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपका द वेन्यू ऑफ द 2020 ओलंपिक। ठीक है, चलो 2020 का जो ओलंपिक है उसका आपका वेन्यू क्या है? 2020 का जो ओलंपिक है वो 2022 में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक हुए थे। ठीक है, ये जो ओलंपिक हुए थे वो क्या हुए थे? आपके टोक्यो ओलंपिक हुए थे। ये चलो मैं यहाँ पे आपसे छोड़ता हूँ। अगला जो ओलंपिक होना है मैं ईयर भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि 2020 वाले लेट हुए थे, आपके कोविड की वजह से लेट हो गए थे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं आपसे ईयर भी पूछता हूँ कि अगले जो ओलंपिक है वो कब होने हैं और कहाँ होंगे। आप कमेंट करोगे अगले जो ओलंपिक हैं वो कब होने हैं और कहाँ होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? इसका तो सही आंसर क्या है? टोक्यो, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ये जो केस है के ए नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस जो है वो कौन से मौलिक अधिकार से संबंधित है, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है आपका ये वाला केस? अच्छा, ये आपका जो ट्रांसलेशन है ना,
यहाँ पे आपका फॉन्ट चेंज होने की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। अनुच्छेद या आर्टिकल्स तो आपको पता है। तो यहाँ पे ये जो आपका वो है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? नजीब यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो बेटा ये आपका राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी से रिलेटेड है ना, जीवन और निजता का अधिकार जो है उससे संबंधित है। तो मतलब आपका आर्टिकल 21 से रिलेटेड है आपका ये वाला केस। पॉलिटी में जो पिछले 1-2 साल से नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे केस पूछे जा रहे हैं कि कौन सा केस कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। तो इस तरीके के जो आपके केसेस हैं वो ज़रूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से बार बार आपके क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। तो 2024 में जो सीजीएल में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो इन केसेस से बन सकते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है? पठान, है ना, एक पठान थे नॉर्थ वेस्ट में, जो पठान थे उन्होंने एक आपका सोसाइटी ऑर्गेनाइज किया, खुदाए खिदमतदार, है ना, वो आपका ऑर्गेनाइज किया, और जिसे लाल कुर्ता है ना, जो पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट, लाल कुर्ता आंदोलन भी बोलते हैं, वो किसके अधीन चला? उसके आपके जो वो थे लीडर थे वो कौन थे? तो लाल कुर्ता आंदोलन बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट, मतलब जो आपका अभी जो आपका इस्लामाबाद या ऊपर का जो एरिया है, लाहौर इस्लामाबाद उस तरफ का जो एरिया है पाकिस्तान में, उसे हम क्या बोलते थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। उसे हम क्या बोलते थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और असम की तरफ को हम बोलते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ आपका ये आंदोलन चला था। ये आंदोलन जो चलाया था, जिसे लाल कुर्ता आंदोलन भी बोलते हैं, वो चलाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। अब खान अब्दुल गफ्फार खान क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में थे और इनकी कुछ चीजें गांधी जी की तरह थी, तो अगर पूछा जाए फ्रंटियर गांधी किसे बोला जाता है, तो आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को ही आपका फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, जो आपका लाल कुर्ता आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे किसके पास वो अथॉरिटी है, किसके पास वो शक्ति है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजों को ट्रांसफर कर पाए। जो आपके न्यायाधीश होते हैं उनका जो आपका स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो एक न्यायालय, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में करने का अधिकार किसका होता है? तो बेटा ये जो अधिकार होता है, समझने की कोशिश करना, ये जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति का होता है। ये पावर जो होती है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन राष्ट्रपति सुझाव लेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? आपका प्रेसिडेंट एडवाइस लेगा। किसका एडवाइस लेगा? सर प्रेसिडेंट एडवाइस लेगा यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, भारत के मुख्य न्यायाधीश का सुझाव लेगा। अथॉरिटी राष्ट्रपति पे है ना, पावर किस पे? शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। सुझाव किसका लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश का। तो दोनों में डिफरेंस है। ट्रांसफर कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन जो है वो आपका डी यहां पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका वो बोल रहा है कि कौन से वो 2 साल थे जिन 2 साल में भारत ने जो रिपब्लिक डे, जो 26 जनवरी को हम आपका गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस गणतंत्र दिवस पे कोई भी आपका मुख्य अतिथि नहीं आया था। तो बेटा 2020 और 2021 और 22 का जो आपका गणतंत्र दिवस था ना, 21 और 22 वाला, वहां पे आपका कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। कोविड वाली सिचुएशन से हम लोग उभरे थे, कुछ और चीज़ें थी जिनमें हम आपका बिजी थे, जिसकी वजह से 2021 और 22 में जो भी आपके रिपब्लिक डे हुए थे उसमें कोई चीफ गेस्ट आपका इनवाइटेड नहीं था, कोई चीफ गेस्ट ने वो अटेंड नहीं किया था, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ तो पूछी जानी चाहिए कि सर चलो तब तो नहीं आया, लेकिन करंट में ये तो क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है कि 2024 का जो गणतंत्र दिवस हुआ वहाँ पे हमारा मुख्य अतिथि कौन था? तो इमैनुअल मैक्रॉन करके जो हैं, इमैनुअल मैक्रॉन करके जो हैं, जो फ्रांस के आपके
चीफ मिनिस्टर, वो फ्रांस के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं आपके, मुख्यमंत्री मैंने गलत बोल दिया, सॉरी फॉर इट, है ना। तो जो इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के आपके राष्ट्रपति हैं, उन्हें आपका चीफ गेस्ट करके बुलाया गया था 2024 के आपके रिपब्लिक डे पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, 21-22 में रिपब्लिक डे में आपका कोई चीफ गेस्ट नहीं था। अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी 36 नेशनल गेम्स किस में हुए थे, है ना। 36वें आपके राष्ट्रीय गेम जो है वो कौन से राज्य में हुए थे। इसका सही आंसर तो बेटा गुजरात है, 36वें। लेकिन ये हुए कब थे 36वें आपके, ये बात कर रहा है 2002 की, 2022 की। 36वें राष्ट्रीय गेम नेशनल गेम्स कब हुए थे, 2022। अभी तो सर 24 चल रहा है, हमें ये बताओ 2024 में जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ होंगे। 2024 के जो नेशनल गेम्स होंगे वो कहाँ होंगे सर। 2024 के जो नेशनल गेम होंगे वो उत्तराखंड में होंगे, उत्तराखंड में। सर नंबर क्या होगा इसका, ये नंबर होगा 38th, 38वें जो नेशनल गेम होंगे उत्तराखंड में होंगे। सर 2025 यानी कि 39th ये वाले राष्ट्रीय खेल या नेशनल गेम्स का भी वेन्यू क्या डिसाइड हो गया। हाँ बेटा ये भी डिसाइड हो गया, कहाँ होंगे, मेघालय में। 39th जो राष्ट्रीय गेम होंगे, नेशनल गेम्स होंगे 2025 में, ये कहाँ होंगे, सही ये होंगे आपके मेघालय में। तो ये हमें ये 36 वाले 36 वाले तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 38 और 39 हमें याद रखना है, उत्तराखंड और मेघालय हमें याद रखना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ तो सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है 1875 में इनमें से किसका गठन हुआ था बम्बई में, 1875 में। बेटा मैंने आपको बताया था, एक दो दिन पहले आप वीडियो देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने 1875 में गठन किया था आर्य समाज का। किसने किया, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का गठन कहाँ किया, बम्बई में किया। कब किया, 1875 में किया। और दयानंद सरस्वती ने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, जो क्या था, गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, है ना, वेदों की ओर चलो। ये जो नारा दिया था वो किसने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आर्य समाज करके होगा। ठीक है, ब्रह्मो समाज वैसे मैं बता देता हूँ आपको, चलो ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद खान, सैयद खान 1875 के अराउंड इन्होंने स्कूल बनाया था, सर सैयद खान। लेकिन वो कहाँ बना था, वो अलीगढ़ में बना था। यहाँ पे बॉम्बे लिख रखा है, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपका ईयर दे रखा होता, जगह का नाम नहीं दे रखा होता, हो सकता है अलीगढ़ आंदोलन आप बोल सकते थे। लेकिन बॉम्बे दे रखा है, तो बॉम्बे में क्या बना था आपका, बम्बई में आपका आर्य समाज बना था। और ये आपका अलीगढ़ मूवमेंट कहाँ होगा, अलीगढ़ में होगा। ठीक है, 1828 पहले जो समाज सुधारक बोले जाते हैं, पहले जो सोशल रिफॉर्मर बोले जाते हैं, वो थे आपके कौन, राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने शुरू किया था आपका क्या, ब्रह्मो समाज। ठीक है, चलो ऑप्शन अब देखो, यहां तो मैंने ये सारी चीजें बता दी, एक आप मुझे बता देना, सत्य शोधक समाज जो है किसने बनाया था, कौन से ईयर में बनाया था, ये जो है वो आप मुझे बता देना कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर, लाइट, मॉइस्चर और बैक्टीरिया एक्शन ऑफ स्पॉइलिंग द फूड। वो बोल रहा है कि आपका जो खाना सड़ जाता है ना, वो खाना जो सड़ जाता है उसके पीछे आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो बेटा उस केमिकल रिएक्शन का नाम होता है रेंसिडिफिकेशन, रेंसिडिफिकेशन। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं।
अच्छा, अगला क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉट प्लेड बाय द म्यूजिशियन सच एज शकूर खान, पंडित राम नारायण, राम नारायण और शकूर खान जैसे आपके जो म्यूजिशियंस हैं वो कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, है ना, कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का वो यूज करते हैं। तो बेटा इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका सारंगी, ऑप्शन डी, सारंगी जो है वो इसका सही आंसर होगा। सारंगी क्या होता है सर, गिटार की तरह ही एक होता है बट गिटार से छोटा होता है, सितार की तरह एक होता है जो सितार से छोटा होता है, उस टाइप का ही कुछ आपका ये होता है। मतलब क्या है ये कॉर्ड्स पे चलता है, क्या ये आपका वायर्स पे चलता है, हाँ सर ये कॉर्ड या वायर्स पे चलता है, ये आपका सारंगी बना हुआ है ना। तो ये सारंगी जो है, सारंगी आपका यूज करते हैं, सारंगी बजाते हैं कौन, पंडित राम नारायण जी। ठीक है, इस वीडियो में आपका इतना ही रखते हैं, यही सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके इसमें 25 क्वेश्चंस आए थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, याद रखना। ठीक है, चलो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, अपना स्कोर बताना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।